पहले आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जो बीबीसी के बारे में है, क्योंकि आज इनकम टैक्स ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी के 2 ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की है, जिसके बाद हमारे देश में इस पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इनकम टैक्स विभाग किसी भी कंपनी के खिलाफ तभी सर्वे की कार्रवाई करता है जब उस कंपनी पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप होते हैं, और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेता और कुछ खास वर्ग के लोग इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बाद बीबीसी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, और अब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के बाद इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई की है। लेकिन आज हम आपको इस कार्रवाई के पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे। आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बीबीसी के जिन 2 दफ्तरों पर सर्वे किया, उनमें से एक दफ्तर दिल्ली में है और दूसरा मुंबई में है। दिल्ली वाला दफ्तर बीबीसी का मुख्यालय है और यहीं से पूरे भारत के ऑपरेशन संचालित होते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसमें इनकम टैक्स विभाग के कुल 20 लोगों की टीम शामिल थी, और यह वही दफ्तर है जहां से बीबीसी पूरे इंडिया के अपने सभी ऑपरेशंस का संचालन करता है, यानी बीबीसी का हेडक्वार्टर। आज दोपहर लगभग 12 बजे जब आयकर विभाग की यह टीम दिल्ली में बीबीसी के इस मुख्यालय पर पहुंची तो इस दौरान वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन इसके बाद इस दफ्तर को सील कर दिया गया और जो कर्मचारी दूसरी शिफ्ट में आने वाले थे या आ गए थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया। और इसी दौरान बीबीसी ने अपने लंदन में स्थित मुख्यालय को भी इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी दी। बीबीसी पर यह कार्रवाई 2 वजहों से हो रही है। पहली वजह है टैक्स चोरी। आरोप है कि बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय टैक्स से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया है। और इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इस दौरान बीबीसी ने टैक्स चुकाने की प्रक्रिया में हेराफेरी की है, जिसकी जांच के लिए सर्वे की यह कार्रवाई हुई। दूसरा आरोप बीबीसी पर है ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यह है कि जब एक ही कंपनी के 2 विभागों के बीच किसी सामान या सेवाओं का लेन देन होता है तो ये उसी कीमत पर होना चाहिए जिस कीमत पर इस कंपनी के बाहर बाजार में इस सामान या सेवाओं को बेचा जा रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर होना चाहिए। बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं, एक ही कंपनी में 2 विभाग या एक ही बड़ी कंपनी की 2 छोटी कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं और ओवर बिलिंग कर लेती हैं, बाजार भाव से ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने के लिए ही इस तरह का काम करती हैं, और बीबीसी पर भी यही आरोप है। बड़ी बात यह है कि आज आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों में जो कार्रवाई की उसे बहुत सारे लोग आयकर की रेड बता रहे हैं विभाग की, जबकि यह रेड नहीं है। रेड तब होती है जब आरोपी से जुड़े प्रमाण होते हैं, और सर्वे की कार्रवाई तब होती है जब जांच एजेंसियों को सिर्फ शक होता है और इसके प्रमाण जुटाने के लिए इस कंपनी से सवाल पूछे जाते हैं और उसकी बैलेंस शीट चेक की जाती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स के विभाग के जो लोग हैं वो आएंगे, वो उनके डिजिटल जो उनके एसेट्स हैं उनकी जांच करेंगे, ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे, उनके लैपटॉप्स को हो सकता है कुछ देर के लिए जब्त कर लेंगे, मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे और फिर उनकी जांच शुरू होगी। हालांकि आपको शायद पता नहीं होगा कि बीबीसी पर आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से फंडिंग और टैक्स चोरी को लेकर गंभीर आरोप भारत में लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के खिलाफ ये जांच शुरू की है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। सच यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स पिछले काफी समय से बीबीसी को कई नोटिस भेज चुका है। हैरानी की बात यह है कि बीबीसी पर इन नोटिस के बावजूद ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगातार जारी हैं, और यह भी कहा जाता है कि बीबीसी नियमों का उल्लंघन करके अपने प्रॉफिट को अब भी डाइवर्ट कर रहा है। और बीबीसी एक रिपीट ऑफेंडर की तरह काम कर रहा है, यानी एक ऐसी कंपनी जो बार बार चेतावनियों के बावजूद, नोटिस भेजने के बावजूद मनमानी कर रही है और खुलेआम नियमों का उल्लंघन करती जा रही है। इसलिए इससे पहले कई नोटिस और कई चेतावनियां बीबीसी को दी जा चुकी हैं। इस बात को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। अगस्त 2022 में बीबीसी इंडिया पर चीन से फंडिंग को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के गंभीर आरोप लगे थे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी को चीन की मशहूर टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग मिलती है, और यह वही कंपनी है जिस पर अमेरिका वर्ष 2019 में ही प्रतिबंध लगा चुका है। और वर्ष 2020 में भी ब्रिटेन ने जासूसी की वजह से चीन की इस कंपनी को
अपने 5G नेटवर्क से अलग कर दिया था। यानी चीन की एक ऐसी कंपनी जिस पर ब्रिटेन को भी भरोसा नहीं है, उस कंपनी से बीबीसी इंडिया को फंडिंग मिलने का आरोप है। और ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी से बीबीसी को जो पैसा मिला, उसने वो पैसा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाया। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं, बीबीसी की विश्वसनीयता पर उसके अपने ही देश में सवाल उठ रहे हैं। पिछले महीने यानी जनवरी 2023 में बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन, जिनका नाम है रिचर्ड शार्प, उन पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मदद करने का आरोप लगा। और तब लेबर पार्टी ने यह कहा कि जब बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, उस समय उन्हें भारतीय रुपयों में 8 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी जुटाने में बीबीसी के इसी मौजूदा चेयरमैन ने मदद की थी। हालांकि उस समय वो बीबीसी में नहीं थे, बल्कि वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बोरिस जॉनसन की मदद कर पाए और बाद में उन्हीं को बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 2008 से 2016 के बीच जब बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर थे, तब रिचर्ड शार्प उनके सलाहकार थे। यानी बोरिस जॉनसन की और बीबीसी के मौजूदा चेयरमैन की गहरी दोस्ती रही है। और यही वजह है कि बोरिस जॉनसन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोन की गारंटी के लिए रिचर्ड शार्प से पहले मदद ली और बाद में उन्हें पुरस्कार देने के लिए फरवरी 2021 में बीबीसी का चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। साल के सबसे बड़े उत्सवों में से एक होता है 14 फरवरी। हमारे देश की युवा पीढ़ी को हमेशा याद रहता है। दिवाली कब है शायद याद नहीं होगा, दशहरा कब है याद नहीं होगा, कोई और दूसरे त्योहार या मुख्य जो तिथियां हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है। यह हमारे देश का हर युवा जानता है, उसे रटा हुआ है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को शायद आज भी यह पता नहीं होगा कि यह वैलेंटाइंस डे मनाया क्यों जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं ताकि युवा पीढ़ी की जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो सके। तो वैलेंटाइंस डे को लेकर मुख्य तौर पर 2 कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें पहली कहानी प्राचीन रोम के एक पादरी से जुड़ी है। आप उन्हें पादरी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं, जिनका नाम था वैलेंटाइन। यानी वैलेंटाइन असल में प्राचीन रोम के एक मशहूर संत और पादरी थे, जिन्हें सेंट वैलेंटाइन कहते थे। और उन्हें आज ही के दिन वर्ष 269 में फांसी की सजा दी गई थी और यह दिन उन्हीं को समर्पित है। असल में उस समय रोमन साम्राज्य के एक मशहूर शासक और राजा थे, जिनका नाम था क्लॉडियस द सेकेंड। और उस जमाने में रोमन साम्राज्य यूरोप के दूसरे साम्राज्यों के साथ युद्ध लड़ रहा था और इन युद्धों के दौरान ही जो राजा क्लॉडियस द सेकेंड थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके जिन सैनिकों की शादियां हो चुकी हैं, ऐसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में पूरी वीरता के साथ नहीं लड़ते। यानी जो शादीशुदा सैनिक हैं वो युद्ध के मैदान में वीरता के साथ नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह डर होता है कि अगर वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो उनकी पत्नियों का क्या होगा। इस बात से परेशान होकर प्राचीन रोम के इस राजा ने युद्ध काल के दौरान लोगों के शादी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक पादरी के तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने ऐसा महसूस किया कि यह फैसला लोगों के साथ एक अन्याय है और इसीलिए उन्होंने तय किया कि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो उन लोगों की गुपचुप तरीके से शादी करवाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन बाद में जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और इस दौरान उन्हें जेल में फांसी की सजा सुना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब वैलेंटाइन जेल में थे तब उनकी जेलर की बेटी से काफी गहरी दोस्ती हो गई और फांसी की सजा से पहले उन्होंने इस लड़की को एक खास चिट्ठी लिखी थी, जिस पर आखिर में उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से एक संदेश। 14 फरवरी 269 को जब वैलेंटाइन को फांसी हुई तो प्राचीन रोम में लोगों ने इस दिन को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया और जब अंग्रेज भारत आए तो हमारे देश के लोगों ने भी इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, प्राचीन रोम के लोग तो इस दिन को वहां इसलिए मनाते थे क्योंकि वहां शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हमारे देश में शादी के बंधन को सबसे पवित्र बंधन माना गया है और इसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, जो कि एक ऐसा त्योहार है जो ये बताता है कि जब प्राचीन रोम में लोगों की शादियां नहीं हो पाती थीं तो इसके लिए वैलेंटाइन ने अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि इस दिन को लेकर एक और मान्यता भी है, एक और कहानी भी है, और वो ये कि प्राचीन रोम में ही 13 से 15 फरवरी के बीच एक त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था ल्यूपरकेलिया। इतने सारे विकल्प हैं कि प्यार की सप्लाई
डिमांड से भी ज्यादा बढ़ गई है और असल में अब प्यार एक उद्योग बन चुका है। आज पूरी दुनिया में प्यार से बड़ा व्यापार कोई नहीं और आज प्यार की इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोग हर साल वैलेंटाइंस वीक के दौरान यानी 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच औसतन 30,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से 500 करोड़ रुपए लोग सिर्फ अपने पार्टनर को गुलाब का फूल देने पर खर्च कर देते हैं। 500 करोड़ रुपए के तो हम सिर्फ गुलाब के फूल खरीद लेते हैं। और फिर हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपए के गुलाब भी तो कोई ना कोई खरीद ही रहा होगा। सोचिए, जिस दिन को प्यार का दिन माना जाता है वो असल में व्यापार का दिन बन गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए के तो अकेले फूल ही बिक जाते हैं। यानी आज जैसे नौकरी एक प्रोडक्ट बन गई है जिसे खरीदने के लिए आपको वेबसाइट्स की मदद लेनी पड़ती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा देकर एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह से अब प्यार की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें आपकी फीलिंग्स ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और इस इंडस्ट्री में भी जो चीज सबसे आगे चल रही है वो है हमारे देश के डेटिंग एप्स। भारत में इस समय लगभग 3 करोड़ लोग, फिर से सुन लीजिए, 3 करोड़ लोग भारत में डेटिंग एप्स का इस्तेमाल आज कर रहे हैं और यह संख्या अगले साल तक यानी 2024 तक 5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में डेटिंग एप्स की इंडस्ट्री लगभग 3,700 करोड़ रुपए की है, जो अगले 2 वर्षों में 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी। और नोट करने वाली बात यह है कि आज इन डेटिंग एप्स के यूजर्स हर रोज औसतन 3.5 घंटे इन्हीं डेटिंग एप्स पर लड़के या लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए बिता रहे हैं और इनमें भी 70% युवा ऐसे हैं जो छोटे शहरों से हैं। और कोविड के बाद तो हमारे देश में इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है और इनमें भी ज्यादातर वो हैं जो खुद को कागजों पर बेरोजगार बताते हैं, जिनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के यही युवा ऐसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हर महीने की सब्सक्रिप्शन फी 500 रुपए से लेकर लगभग 2,500 रुपए तक है। यानी इसके लिए युवाओं के पास पैसा ही पैसा है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि इन डेटिंग एप्स पर लोगों को सब्सक्रिप्शन फी देने के बाद पार्टनर तो मिल जाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें सच्चा प्यार या सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, क्योंकि सच्चे प्यार की भावना पैसे की बुनियाद पर अपना महल नहीं बनाती, ना ही टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनाती है। और हमें लगता है कि जब कोई चीज एक उद्योग में बदल जाती है तो उस चीज का मकसद एक ही होता है और वो है प्रॉफिट, ना कि प्यार। इसलिए आजकल प्यार तो है, लेकिन ये प्रॉफिट वाला प्यार है। आप भी संभल कर रहिएगा।